क्लास 9 कौशल विकास और चैप्टर नंबर 1 इंट्रोडक्शन टू एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस। ठीक है, इंट्रोडक्शन हम कर चुके हैं फर्स्ट वीडियो में। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे एग्रो क्लाइमेटिक रिलेशनशिप, ये हम समझने वाले हैं। शुरू करते हैं। तो लाइन टू लाइन पढ़ेंगे, वर्ड बाय वर्ड समझेंगे। ठीक है, और ये जो पीपीटी है इसमें सारा कंटेंट आपकी बुक से लिया गया है, बिल्कुल लाइन टू लाइन इसमें चीज़ें दी गई हैं। ठीक है, चलिए समझते हैं। सो वन क्रिटिकल फैक्टर रिलेटेड टू एग्रीकल्चरल प्रैक्टिस इज क्लाइमेट। क्लाइमेट को आप खेती से अलग नहीं कर सकते, खेती को क्लाइमेट से अलग नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि जब हम फसलें उगाते हैं तो उन्हें टेम्परेचर चाहिए, ठीक है, और जो है रेनफॉल चाहिए, ह्यूमिडिटी चाहिए, विंड चाहिए। तो ये सारी चीज़ें जो हैं, ये सारी चीज़ें किसका पार्ट हैं? ये क्लाइमेट का पार्ट है। ठीक है ना, तो खेती और क्लाइमेट आपस में जुड़ी हुई चीज़ें हैं। एज यू हैव स्टडीड इन सोशल साइंस, इंडिया इज़ अ कंट्री विद डाइवर्स एग्रो क्लाइमेटिक रीजन। तो इंडिया एक ऐसा जो है कंट्री है जहाँ अलग अलग जो है डाइवर्स एग्रो क्लाइमेटिक रीजन्स हैं। जैसे कि आप एग्जांपल देखो और समझो। जैसे कि ये टेबल मैंने अटैच की है भाई। हिमालयन रीजन है जो कि एक ठंडा प्रदेश है, वहाँ पे गेहूँ, बारले, मेज़, पोटैटो, एप्पल ये सब उगाया जाता है। नर्दर्न प्लेन्स हैं, नर्दर्न प्लेन्स भाई सब ट्रॉपिकल क्लाइमेटिक रीजन है, तो यहाँ पे वीट है, राइस है, शुगर केन है, पल्सिस हैं, ये सब उगाए जाते हैं। सेंट्रल इंडिया आप देखो, यहाँ पे मॉडरेट रेनफॉल है, सोयाबीन, कॉटन, मिलेट्स, जवार, बाजरा ये सब उगाया जाता है। और पेनिनसुलर रीजन है, सो यहाँ पे आप देखो ट्रॉपिकल क्लाइमेट है, तो यहाँ पे आपका हो गया राइस, मिलेट्स, ग्राउंडनट, कोकोनट ये सब उगता है। कोस्टल रीजन्स में आपका हो गया ह्यूमिड क्लाइमेटिक कंडीशन है, हाई रेनफॉल है, तो राइस है, कोकोनट है, काजू है, फ्रूट, मैंगो, बनाना ये सब उगते हैं। और ये इनके स्टेट भी मैंने यहाँ पे दे रखे हैं। तो हमारे देश में ऐसे बहुत सारे एरियाज़ हैं जहाँ पे बिल्कुल अलग क्लाइमेटिक कंडीशन है, तो वहाँ पे अलग अलग टाइम पे अलग अलग फसलें उगती हैं। आप ये बात को समझो, ठीक है। दिस इट। तो नाउ सी, so Himalaya to the coast of Kerala, and cropping pattern changes from region to region on the basis of climatic conditions. Some parts of country grow rice, some wheat, cotton, soybean, sugarcane, millets, and yet other for fruits. ठीक है ना, तो ये आपने स्टडी कर लिया अच्छे से विद एग्जाम्पल। अब हम आते हैं सेकंड पार्ट पे। तो सेकंड पार्ट में क्या है? सेकंड पार्ट में है जी IMD। तो ये IMD क्या है? इसकी फुल फॉर्म है इंडियन मीटीरियोलॉजिकल डिपार्टमेंट। ठीक है, भारत मौसम विज्ञान। तो ये मौसम की जानकारी देता है, प्लेज अ वाइटल रोल इन रिकॉर्डिंग मीटीरियोलॉजिकल ऑब्जर्वेशंस। ठीक है, जो मीटीरियोलॉजिकल ऑब्जर्वेशंस हैं उनको रिकॉर्ड करता है, किसानों को सूचना देता है SMS के जरिए। ठीक है, AAS यानी कि एग्रो टेक्नोलॉजिकल एडवाइजरी सर्विसेज किसानों को प्रोवाइड कराता है, ताकि किसान वो मौसम के हिसाब से अपनी जो है खेती की कार्रवाई करें और आने वाले नुकसान से बचें। तो वेदर फोरकास्ट एंड एडवाइजर्स हेल्प फार्मर्स इन प्लानिंग देयर क्रॉप, खरीफ, रबी, समर सीजन, and besides warning about rainfall or snow, IMD meteorological data forecast also help other agencies predict outbreak of livestock diseases। खेती में तो किसानों को वार्न करता ही करता है। ठीक है, किसानों को भाई रबी के बारे में, खरीफ के बारे में, आने वाले मौसम के बारे में, तूफ़ान के बारे में, और जो है किसी भी तरह की कोई भी क्लाइमेटिक कंडीशन होने वाली है, वेदर चेंज होने वाला है, तो उसके बारे में तो किसानों को वार्न करता ही करता है। इवन जो लाइव स्टॉक रखते हैं ना, जैसे कुछ किसान होते हैं जो लाइव स्टॉक का मतलब हुआ भेड़ बकरी पालना, भैंसें पालना, ऊँट पालना, तो ये सब जो जानवर रखते हैं, तो उनमें आने वाली जो डिसीज़ हैं उसके बारे में भी उनको वार्न करता है, और प्रिवेंशन बताता है, ट्रीटमेंट बताता है। ठीक है, अब ये टेबल देखो। सो रोल क्या है इसका? तो मीटीरियोलॉजिकल ऑब्जर्वेशन है इसका रोल, ताकि किसान टेम्परेचर के बारे में, रेनफॉल, ह्यूमिडिटी, विंड स्पीड, सनशाइन के बारे में वार्न हो जाएं, उसी हिसाब से अपने काम करें। ठीक है, उसके बाद आप देखो AAS का मतलब क्या हुआ कि ये प्रोवाइड करता है किसानों को एग्रो टेक्नोलॉजिकल एडवाइजरी सर्विसेज। ठीक है, IMD प्रोवाइड क्रॉप स्पेसिफिक एडवाइजरीज बेस्ड ऑन वेदर फोरकास्ट, सो हेल्प फार्मर टू सेलेक्टिंग क्रॉप्स, इरीगेशन, फर्टिलाइजेशन एंड पेस्ट कंट्रोल, ये सारे काम वो कर सकते हैं। सीजनल फोरकास्ट भी करता है, खरीफ, रबी के बारे में, इन फसलों के बारे में। तो हेल्प फार्मर प्लान क्रॉपिंग पैटर्न, सोइंग, हार्वेस्टिंग टाइम एंड रिसोर्स मैनेजमेंट, ये सब। तो ये सब चीज़ें हैं। और जैसे सदर्न वेस्ट मानसून आता है तो उसके बारे में किसानों को वार्न करना, और ये सब। फिर वेदर वार्निंग है, तो हैवी रेन, स्नो, हीट वेव, इन सब के बारे में बताता है। तो ये अलर्ट किसानों को मिलते रहते हैं, ताकि किसान अपने लाइव स्टॉक, अपनी फसलों को बचाएं। उसके बाद आपका हो गया भाई सपोर्ट फॉर लाइव स्टॉक, है ना। तो लाइव स्टॉक
उनको एनिमल्स जो हैं एनिमल हस्बेंड्री की भी गाइडलाइंस इसमें मिलती रहती हैं, डिसीज़ प्रिवेंशन के बारे में गाइडलाइंस मिलती रहती हैं। ठीक है, ये सब चीज़ें हैं। उसके बाद नेक्स्ट आप आ जाओ, नेक्स्ट है टेक्नोलॉजी। तो टेक्नोलॉजी में क्या है, टेक्नोलॉजी एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो देखो एग्रीकल्चर में टेक्नोलॉजी का हम यूज़ करेंगे तो एग्रीकल्चर बेटर होगा। और आज जब एआई हर जगह इस्तेमाल हो रहा है तो एग्रीकल्चर में भी एआई का इस्तेमाल करेंगे तो हमें बेटर रिजल्ट्स मिलेंगे। तो इंडिया हैज़ वन ऑफ द मोस्ट एक्सटेंसिव पब्लिक वेदर इंफॉर्मेशन सिस्टम। ठीक है ना, इंडिया में सबसे बड़ा पब्लिक वेदर इंफॉर्मेशन सिस्टम है। और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, ब्लॉक लेवल पे, इवन जो है कम्युनिटी लेवल पे दूरदर्शन है हमारे पास, रेडियो है, मोबाइल ऐप हैं, किसान पोर्टल है, केवीके कृषि विकास केंद्र भी हैं। ठीक है ना, और ऐप हैं जैसे कि भारत विस्तार हो गया, SMS अलर्ट है, ऑल इंडिया रेडियो है, दूरदर्शन है ना, कम्युनिटी रेडियो, किसान पोर्टल, केवीके, भारत विस्तार। तो इस तरह की मोबाइल ऐप्स हैं, इस तरह के पोर्टल्स हैं, इस तरह के मैसेज अलर्ट सिस्टम हैं, रेडियो प्रोग्राम्स हैं, जो है टीवी चैनल्स हैं। तो ये किसानों को अलर्ट करते रहते हैं, किसानों को बताते रहते हैं। ठीक है ना, तो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल होता है। ये सब अपनी टूल्स टेक्निक से, अपनी मशीनों से पता करके किसानों को गाइड करते रहते हैं, है ना। और पंचायत लेवल मेटीरियोलॉजिकल डेटा इंक्लूडिंग टेम्परेचर, रेनफॉल, सॉइल मॉइस्चर, विंड डायरेक्शन, ये सब सारी चीज़ें जब किसानों को पता चलती हैं तो किसान अच्छे से अपनी खेती को मैनेज कर सकता है। और ग्रामीण कृषि मौसम सेवा, ये भी एक ऐप है जो कि किसानों के लिए हेल्पफुल है, GKMS। ठीक है, तो ये सब चीज़ें हैं। अब आप क्या कर सकते हो, आप है ना ये मोबाइल अपने फ़ोन में इंस्टॉल करके और देख सकते हो कि किसानों के पास किस किस तरह की इन्फॉर्मेशन आती है। तो वो इन्फॉर्मेशन आप जब बार बार पढ़ते रहोगे तो आपको एज ए स्टूडेंट ये पता चल जाएगा कि जो है गवर्नमेंट और ये मोबाइल ऐप्स जो हैं ये किसानों को किस तरीके से सपोर्ट कर रही हैं। राइट, ये सब चीज़ें हैं। तो टेम्परेचर, रेनफॉल, सॉइल मॉइस्चर, विंड डायरेक्शन, ये नेसेसरी एलिमेंट्स हैं जो कि खेती में सपोर्ट करते हैं और एक किसान को इनकी जानकारी होनी चाहिए। ठीक है, इससे किसान को कई तरह के बेनिफिट्स होते हैं, अच्छी फसल होती है, किसान नुकसान से बचता है ना। उसके बाद नेक्स्ट अगला जो पार्ट है वो है वेदर कीपर्स ऑफ लद्दाख। तो यहाँ पे कुछ गवर्नमेंट स्कूल के बच्चे हैं जिन्होंने लद्दाख में जो है के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन गैदर की है। तो क्या इन्फॉर्मेशन गैदर की, तो देखो भाई लद्दाख जो है कोल्ड डेजर्ट है, रेनफॉल बहुत कम होता है, प्रेसिपिटेशन स्नोफॉल के रूप में होती है, टेम्परेचर जो है समर में 25 से 30 डिग्री सेल्सियस होता है और विंटर में जो है -25 से -8 तक चला जाता है। वहाँ के लोग जो है एप्पल एप्रिकॉट्स वगैरह उगाते हैं और समर का छोटा सा सीज़न होता है, वहाँ पे वो लोग खेती करते हैं। तो वहाँ के लोग फिर आगे देखो, वहाँ के लोग लाइव स्टॉक भी रखते हैं। लाइव स्टॉक का मतलब होता है कि भाई जानवर पालना। तो वहाँ लोग क्या पालते हैं, बकरियाँ हैं, गोट हैं, डबल हैम कैमल है, याक है, हॉर्सेस हैं। तो ये एनिमल जो है ना ये हार्डी एनिमल्स हैं। हार्डी एनिमल्स का मतलब ये हुआ कि ये बहुत ही टफ़ कंडीशन में सर्वाइव कर जाते हैं। तो ये एनिमल खुद सर्वाइव करते हैं, तो ये इन जानवरों के दम पे ये लोग भी टफ़ कंडीशन में सर्वाइव कर जाते हैं। ठीक है, जो भी डेजर्ट लाइक सिचुएशन होती है, हैवी जो है स्नोई एरिया होते हैं, तो वहाँ पे बकरियाँ हैं, कैमल हैं, ये इजीली सर्वाइव करते हैं। ठीक है, और इंसानों को भी सर्वाइव करने में सपोर्ट करते हैं। वो लोग इनसे फ़र ले सकते हैं, इनसे स्किन ले सकते हैं, इनसे जो है मीट ले सकते हैं, मिल्क ले सकते हैं, ये सब। तो लद्दाख के लोगों को इनसे बड़ी सपोर्ट मिलती है। अब है यूज़ ऑफ मटीरियोलॉजिकल डेटा। तो उन बच्चों ने है ना कुछ मटीरियोलॉजिकल डेटा वहाँ का कलेक्ट किया। तो उन्होंने ड्यूरेशन देखी कि समर की विंटर की ड्यूरेशन क्या है। तो उन्होंने देखा समर में फसलें बोई जाती हैं, समर मई से सितंबर तक रहता है, बस छोटा सा सीज़न है। ठीक है, उसके बाद प्रेसिपिटेशन, रेनफॉल और स्नोफॉल कैसा है भाई वहाँ पे। तो जुलाई से सितंबर के बीच में रेन होती है। ठीक है ना, और जो है इट रेन्स वेरी हैवी, कभी कभी हैवी रेन हो जाती है। क्रॉप में बी लॉस्ट, जो है क्रॉप जो है उनको नुकसान हो सकता है, फ्लड हो सकता है। ठीक है ना, रेन प्रॉपरली, देयर विल बी वाटर स्केर्सिटी, और पानी की कमी भी देखने को मिलती है। ठीक है, कम बारिश होती है, वही अचानक थोड़ी बहुत बारिश हो जाए तो वो नुकसान का कारण बन जाती है, बेनिफिट कोई देती नहीं। उसके बाद है टेम्परेचर। 20-30 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर रहता है, रात में 0 से 5 डिग्री सेल्सियस हो जाता है। ह्यूमिडिटी है, एवरेज ह्यूमिडिटी इन लद्दाख इज़ 70 to 74%। उसके बाद आप देखो विंड डायरेक्शन एंड स्पीड। तो स्ट्रॉन्ग विंड्स हैं स्पेशली इन ओपन फील्ड्स कैन कॉज फिजिकल डैमेज टू क्रॉप्स एंड लीड टू सॉइल इरोजन। तो ये सारी चीज़ें हैं, मिट्टी का कटाव कर सकती हैं और जो है फसलों को नुकसान पहुंचा सकती हैं। विंड डायरेक्शन मतलब तेज़ चलती हवाएं। तो ये सब उन्होंने लद्दाख के बारे में स्टडी किया। अब इसका बेनिफिट क्या है, इसका बेनिफिट ये है कि मान लो आप एक किसान बनते हैं, आपको जहाँ भी खेती करनी है भाई अपने एरिया में ही करोगे ना,
तो अपने एरिया का आप सारी कंडीशंस को अच्छे से चेक कर लोगे, स्टडी कर लोगे, मिट्टी का नेचर कैसा है, जो है आपका समर का विंटर का सीज़न कैसा है, आपको कौन सी फसलें कब बोनी है। बिल्कुल टेक्निकल डेटा जब आप कलेक्ट करोगे तो आप एक अच्छे किसान बन पाओगे, अच्छे से आप इसको एग्रीकल्चर एक्टिविटी को कर पाओगे। ठीक है, गलतियाँ कम से कम होंगी, नुकसान कम से कम होगा। ठीक है ना, इसलिए ये है इस चीज़ का बेनिफिट। अब उसके बाद आगे चलो, तो आगे यहाँ पे है एक्टिविटी आपके लिए, मेक योर ओन मटीरियोलॉजिकल लैब। तो आपको क्या करना है, आपको अपनी मटीरियोलॉजिकल लैब बनानी है। तो मटीरियोलॉजिकल लैब बनाने के लिए बहुत सारे टूल्स इसमें होंगे जो आपको ऐड करने पड़ेंगे, और यहाँ पे आपको वो टूल्स खुद बनाने हैं अपने हाथों से। तो वो उस बुक में आपको गाइड कर रखा है, बुक की गाइडेंस के हिसाब से आप बनाते जाना। जो जो चीज़ें आपको बनानी हैं वो सारी आपकी बुक में हैं। तो आने वाली वीडियोज़ में आई विल बी गाइडिंग यू, मैं आपको बताता रहूँगा कैसे क्या बनाना है। ठीक है ना, तो मटीरियोलॉजिकल लैब अपनी बनाएंगे, आप अपने घर पे इस्टेब्लिश कर सकते हो, स्कूल में इस्टेब्लिश कर सकते हो। ठीक है, तो और इसका बेनिफिट क्या होगा, इसका बेनिफिट ये होगा कि आप जो है टेक्नोलॉजी को समझ पाओगे। जो खेती में भाई जो जो चीज़ें होती हैं, जैसे कि कितनी नमी चाहिए, विंड डायरेक्शन कैसी है, टेम्परेचर कितना चाहिए, तो उन सारी चीज़ों को आप समझ पाओगे, आपकी समझ विकसित होगी। जब समझ विकसित होगी तो खेती को ढंग से कर पाओगे, टेक्निकली कर पाओगे, बिना लॉसेस के कर पाओगे। ठीक है, और आजकल तो किसान अपने खेतों में ये जो है मटीरियोलॉजिकल छोटा मटीरियोलॉजिकल स्टेशन है ना, वो इंस्टॉल कराने लगे हैं, जिसमें नमी के बारे में, विंड डायरेक्शन के बारे में, टेम्परेचर के बारे में और सॉइल हेल्थ के बारे में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन वो कलेक्टिवली देता है। ठीक है, तो आप भी उसको अपनी स्टडीज़ के दौरान ही स्टडी करना सीख जाओगे। जब स्टडी करना सीख जाओगे तो ये काम आपके लिए ईजी हो जाएगा।